अचानक मेरा सांप वाला जिस्म काम कर रह गया। मुझे किसी लड़की की मतरन्नम आवाज आई, तुम सांप की शक्ल में कैसे आ गए? पहले तो मैं यही समझा कि वहाँ कोई औरत भी है जिसको मेरा इंसान से सांप बन जाने का राज मालूम हो गया है, और ये सवाल इसी ने किया है। मैं नागन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि जिस औरत ने मुझसे ये बात पूछी है वो अभी अपना चेहरा आगे करके मुझे देखेगी, मगर कोई औरत आगे न आई, बल्कि इसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं जानती हूँ तुम सांप नहीं हो। तुम्हें नागपुरी के नाग देवताओं का खास मंत्र फूंक कर सांप के रूप में बदल दिया गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी इंसानी आवाज में बात भी कर सकते हो। क्योंकि इस अंधेरे में मैं भी सांप होने की वजह से बहुत कुछ देख सकता था। मैंने देखा कि बात करते हुए नागन की जुबान थोड़ी थोड़ी बाहर को निकल रही थी। इंसानी आवाज में बात करते हुए मेरी भी सांप की जुबान थोड़ी थोड़ी बाहर निकला करती थी। मैं सोचकर हैरत ज़दा होकर रह गया कि कहीं ये नागिन तो इंसानी आवाज में मुझसे हम कलाम नहीं है। अगर ये नागिन भी मुझसे इंसान की आवाज में बात कर रही थी तो मुझे इससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। इसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था और फिर मुझे इसकी मदद की जरूरत भी थी। मैंने जवाब देने के बजाय इससे सवाल किया, क्या ये तुम औरत की आवाज में बोल रही हो? इसने कहा, हाँ, ये मैं ही तुमसे औरत की जुबान में बात कर रही हूँ। क्या तुम भी मेरी तरह इंसान हो या तुम सांप हो और इंसान की जुबान में बात करना जानती हो? नागिन ने कहा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने इंसान से सांप के रूप में तब्दील किया है? मैंने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है। इंसान होने के नाते पहले मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। नागर ने कहा, मैंने तुम्हारी पिटारी का ढक्कन हटा दिया है, तुम बाहर आ सकते हो। मैंने कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। मेरे जिस्म की ताकत आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही है। फिर मैंने इसे बताया कि किस तरह मैं ललितपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि बूढ़ी स्पेरन के सांपों ने मुझे घेर लिया और एक सांप ने मुझे अपने मुंह में लेकर मेरे जिस्म में ऐसा जहर दाखिल कर दिया कि जिससे मुझ पर शदीद कमजोरी और नकाहत तारी हो गई, और अब इस कमजोरी में इजाफा हो गया है और मैं अपने जिस्म को ज्यादा हिला जुला भी नहीं सकता। नागिन अभी तक पिटारी के किनारे से सर निकाले मुझे देख रही थी और बातें कर रही थी। जब मैंने इसे बताया कि बेहोशी वाले जहर के असर से मेरा जिस्म नीम जान हो चुका है और मैं सर भी ऊपर उठाऊं तो वो डोलने लगता है, तो वो रेंगती हुई पिटारी के अंदर आ गई। वो काले स्याह रंग की नागिन थी और इसका जिस्म ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने पॉलिश किया हो। वो भी 1.5-2 फुट की नागिन थी। मेरे सामने पिटारी में बैठ गई और बोली, मैं समझ गई हूँ, तुम इस बूढ़ी स्पेरन के जाल में फंस गए थे जो गुरु गोरख के सेवादार सांप की तलाश में बूढ़ी खूसट हो गई है। धन दौलत के लालच ने इसको अंधा कर दिया है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा इलाज मेरे पास है। इसके साथ ही नागर ने अपने मुंह को खोलकर मेरा सर ऊपर उठाया और मेरे चेहरे और गर्दन पर अपनी जुबान फेरनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो जुबान फेर रही थी मेरे जिस्म में तवानाई की लहर दौड़ना शुरू हो गई थी। देर तक वो ऐसा करती रही। फिर इसने मेरा चेहरा नीचे करते हुए कहा, अब खुद अपना सर ऊपर उठाओ। मैंने फौरन सर ऊपर उठा लिया। मुझे जरा से भी कमजोरी महसूस ना हुई। मेरी सारी तवानाई वापस आ चुकी थी। नागर ने कहा, अपना फन खोलो। मैंने अपना फन बड़ी आसानी से खोल दिया और हल्की फनकार भी मारी। तुम्हारे बदन में से बूढ़ी स्पेरन के सांप के जहर का असर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैंने इससे कहा, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ क्योंकि बूढ़ी स्पेरन रात के पिछले पहर मुझ पर गुरु गोरख के मंत्रों का चिल्ला करने यहाँ आ रही है। नागन बोली, अब वो बूढ़ी चुड़ैल तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकती। मेरे साथ आ जाओ। मैं बड़ी आसानी से पूरी तवानाई के साथ पिटारी के बाहर निकल आया। नागिन मेरे जरा आगे आगे रेंगने लगी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सी जगह है? इसने इंसानी आवाज में कहा, ये रानी का मरघट है। यहाँ सपेरे जादू टूना करने और चिल्ला काटने आते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़कर इस जेरे जमीन मरघट से बाहर आ गए। बाहर रात का अंधेरा फैला हुआ था। सामने जहाड़ियाँ थी और इनके पीछे कुछ फासले पर छोटे छोटे टीले रात के अंधेरे में इस तरह से नजर आ रहे थे जैसे काले स्याह भूत कंबल ओढ़ कर बैठे हुए हों। नागन मुझे जहाड़ियों में से निकाल कर एक छोटी सी नदी के पास ले आई और कहने लगी, इस नदी की दूसरी तरफ विश्वामित्र के पुराने मंदिर का खंडर है। मैं वहीं रहती हूँ। तुम मेरे साथ वहाँ चलो, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं भी हकीकत में एक औरत हूँ। मुझ पर भी किसी ने जादू टूना करके मंत्र फूंक कर मुझे नागन बना दिया है। मैं सोचने लगा कि क्या ये औरत सचमुच सांप नहीं है। शायद वो ठीक कह रही थी। अगर वो सांप होती तो कभी औरत की आवाज में बात नहीं कर सकती थी।
जिस तरह मैं हकीकत में सांप नहीं हूँ और इंसानी आवाज में बोल सकता हूँ, इसी तरह ये नागन भी हकीकत में इंसान है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये लगी हुई थी कि किसी तरह मैं भोपाल अपनी बीवी जमीला के पास पहुंच जाऊं। लेकिन ये मालूम भी करना था कि औरत जिसकी आवाज इतनी मतरन्नम है और नागन की शक्ल में मेरे साथ साथ रींग रही है, असल में कौन है और कैसे नागन बन गई है। एक जगह नदी पर दरख्त का कटा हुआ तना गिराकर पुल बना दिया गया था। हम पुल पर से रेंगते हुए गुजर गए। दूसरी तरफ एक वीरान इलाका था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। एक झुंड में टूटा फूटा खंडर था जिसकी दीवारें भी ढह चुकी थी। सिर्फ दरमियान में एक चबूतरा और इस पर एक 4 दीवारी सी बाकी रह गई थी। नागन मुझे 4 दीवारी के अंदर ले आई। यहाँ जगह जगह ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। एक जगह से नीचे तहखाने का रास्ता जाता था। जमीन के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी बनी हुई थी। ये बड़ी ठंडी जगह थी, तहखाना ही था। नागन ने थोड़ी सी घास बाहर से लाकर वहाँ एक तरफ बिछा रखी थी। हम दोनों आमने सामने घास पर बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने नागन से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इंसान से नागन कैसे बन गई? इसने कहा, मेरा नाम दुर्गा है। मैं लक्ष्मणपुर के एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। मेरा बाप स्वर्गवासी हो चुका है। मैं अपनी माता के साथ गांव के एक मकान में रहती थी। गांव के मंदिर का पुजारी मुझ पर डोरे डालने लगा। मैं मंदिर में पूजा करने जाती तो वो मुझे वर्गलाने की कोशिश करता। एक बार इसने मेरी साड़ी पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैंने बड़े जोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, दुर्गा, तुमने ब्रह्मपुत्र के मुंह पर तमांचा मारा है। मैं तुझसे इसका बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक जोगी आया। इसने अपनी बातों से हमारे ऊपर बड़ा असर डाला। इसने 1-2 बार पानी को दूध और दूध को पानी में भी तब्दील कर दिया। मेरी माताजी तो इसकी गर्दिदा हो गईं। वो मुझसे बड़ी शफकत से पेश आता था। एक बार इसने मुझे बर्फी ला कर दी और कहा, पुत्री, ये बर्फी मुझे हनुमान जी ने ला कर दी है, इसको खा जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा ब्याह किसी राजकुमार से होगा। मैंने बर्फी ना खाई तो मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया कि हनुमान जी की बर्फी है, नहीं खाओगी तो तुम्हें इनकी बद्दुआ लगेगी। कुछ मुझ पर भी हनुमान जी का असर था क्योंकि मैंने हिंदू घराने में जन्म लिया था। मैंने बर्फी खा ली। इसके बाद जोगी चला गया और फिर हमारे घर न आया। 1 हफ्ता गुजर गया। मेरा गोरा रंग आहिस्ता आहिस्ता सांवला होना शुरू हो गया। मेरे पेट में दर्द रहने लगा। एक रोज मेरी तबीयत जरा संभली तो मैं पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो बदमाश पुजारी मुझे देख कर मेरे पास आ गया। कहने लगा, दुर्गा, मैंने तुमसे ब्रह्मपुत्र के मुंह पर तमंचा मारने का बदला ले लिया है। मैं इसके मुंह की तरफ तकने लगी। मैंने नफरत से कहा, भगवान मेरी सहायता करेगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसने कहा, तुमने भगवान की बेइज्जती की थी, भगवान तुम्हारी कैसे सहायता करेगा? जो बर्फी तुमने जोगी के हाथ से खाई थी, इसका असर तुम पर होना शुरू हो गया है। तुम 1 हफ्ते के बाद औरत से नागन बन जाओगी और फिर सारी जिंदगी नागन बनकर जिंदा रहोगी। यह कहकर पुजारी हंसता हुआ चला गया। मैंने डर के मारे माताजी से भी बात ना की। आखिर जोगी की बर्फी ने अपना असर दिखा दिया और मैं 1 हफ्ते बाद बिस्तर से सोकर उठी तो मैं इंसान की बजाय एक नागन बन चुकी थी। मेरी माताजी मंदिर गई हुई थी। मैं खौफजदा होकर बिस्तर से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। इस बात को 5 बरस गुजर गए हैं। तब से लेकर अब तक मैं नागन की शक्ल में जिंदा हूँ और अपने इंसानी शक्ल और अपने इंसानी जिस्म को देखने के लिए तरस गई हूँ। ये है मेरी दर्दनाक राम कहानी। अब तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ कि तुम इंसान से सांप कैसे बन गए। मैंने भी इसे अपनी शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बयान कर डाली। नागन बड़े तवज्जो से मेरी कहानी सुनती रही। जब मैं चुप हो गया तो वो कहने लगी, जिस सांप ने तुझे काटा था वो कपिट शरी के कबीले का सांप था। इसके जहर का असर खत्म होने को 1 मिनट में खत्म हो सकता है और जब तक तुम जिंदा हो इस वक्त तक भी खत्म नहीं हो सकता। मैं परेशान हो गया। मैंने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अब कभी दोबारा इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकूंगा? नागन ने कहा, मेरे कहने का मतलब यही था। कपट शरी के सांप के बारे में वेदों में लिखा गया है कि जिस इंसान को ये सांप काटे वो पिघलकर पानी बन जाएगा। जिस सांप के रूप में आए हुए इंसान को काटे वो दोबारा कभी इंसान के रूप में ना आ सकेगा। मैंने अपने दिल में कहा कि ये नागन कुछ भी नहीं जानती। इसे क्या मालूम है कि एक ईमान की ताकत क्या होती है। मेरे खुदा ने चाहा तो मैं एक बार फिर अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगा। अब मैंने नागन से असल बात की। मैंने कहा, मुझे भोपाल जाना है। किसी तरह रात मुझे ललितपुर के स्टेशन से भोपाल जाने वाली रेल गाड़ी पर सवार करा दो। भोपाल पहुंचकर मैं खुद ही अपनी बीवी के पास पहुंच जाऊंगा। मुझे अपने दोस्त के घर का रास्ता मालूम है। नागन कहने लगी, रात के वक्त ललितपुर से माल के भरे हुए ट्रक भोपाल की तरफ चलते हैं
तुम किसी ट्रक पर बैठकर क्यों नहीं चले जाते? रेलगाड़ी में तो बहुत से लोग होते हैं, तुम्हें कोई भी देख कर मार सकता है। ट्रक में घुसकर बैठ जाना, वहां तो सिवाय ड्राइवर और क्लीनर के और कोई नहीं होता। नागन की तजवीज़ मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इससे पूछा, ये ट्रक कहाँ से चलते हैं? वो बोली, ट्रकों का जहाँ अड्डा है वहां से चलते हैं, तुम फिक्र ना करो, मैं कल रात तुम्हें वहां अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने रात और दूसरा सारा दिन इसी मंदिर के खंडर में गुजार दिया। दुर्गा ने मुझे बताया कि वो एक खास तपस्या कर रही है जिसकी थोड़ी मुद्दत बाकी रह गई है। इसके पूरा होने के बाद इसे उम्मीद है कि वो नागन से औरत की शक्ल में वापस आ जाएगी। फिर कभी अगर तुम लक्ष्मणपुर की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। हमारा घर गांव के कोने में मंदिर के पास है। मैंने यकीन दिलाया कि अगर मैं इस तरफ गया तो इसे जरूर मिलूंगा। वो कहने लगी, मुझे औरत के रूप में देखकर क्या तुम मुझे पहचान लोगे? मैंने कहा, कोशिश करूंगा। वो बोली, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे की बू से पहचान लेंगे। जब रात गहरी हो गई तो नागन मुझे साथ लेकर ललितपुर के ट्रकों के अड्डे की तरफ रवाना हो गई। शहर पर खामोशी छाई हुई थी, सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। वो मुझे खेतों खेत ले जा रही थी। एक बड़े मंदिर की पिछली दीवार के करीब से होकर हम थोड़ी सी चढ़ाई तय करके ऊपर सड़क पर आए तो सामने एक जगह 2-3 ट्रक खड़े थे। नागन ने कहा, यहाँ से दिल्ली और भोपाल को ट्रक माल लेकर जाते हैं, चलो वहाँ चलकर किसी तरह मालूम करते हैं कि भोपाल की तरफ कौन सा ट्रक जा रहा है। मैंने कहा, हम ये कैसे मालूम करेंगे? हम तो सांपों के रूप में हैं और इंसानों की आवाज में किसी से बात नहीं कर सकते। वो बोली, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम चलो तो सही। ट्रकों के अड्डे पर 4-5 आदमी ही दिखाई दे रहे थे। 2 आदमी एक ट्रक पर माल लाद रहे थे। हम एक तरफ अंधेरे में छुपे हुए थे। नागन इस ट्रक की तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी, इसका रुख भोपाल की तरफ है, तुम ठहरो, मैं अभी मालूम करके आती हूँ। मैं इससे पूछने ही वाला था कि वो किस तरह मालूम करेगी कि वो एक तरफ को रेंगती हुई निकल गई। मेरी नजर ट्रक पर लगी हुई थी। एक नौजवान सा लड़का ट्रक पर लदे हुए बोरों को रस्सों से जकड़ रहा था। ट्रक का फासला ज्यादा नहीं था, खामोशी ही थी। इतने में मुझे नागन की आवाज सुनाई दी। इसने औरत की आवाज में किसी से पूछा, भाई ये ट्रक भोपाल जा रहा है? लड़के ने रस्सियों को बांधते हुए कह दिया, हाँ बीबी जी। फिर जल्दी से ट्रक की एक तरफ होकर देखने लगा कि ये किस औरत की आवाज थी। जब इसे वहाँ कोई औरत दिखाई न दी तो हैरान सा होकर बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो ट्रक के आसपास जिस औरत की आवाज आई थी इसको तलाश करता दूसरी तरफ निकल गया। इतने में नागिन मेरे पास आ चुकी थी। कहने लगी, मैंने मालूम कर लिया है कि ये ट्रक भोपाल ही जा रहा है, जल्दी से जाकर ट्रक में सवार हो जाओ, बोरियों के बीच में छुप कर बैठ जाना। मैंने नागिन से कहा, दुर्गा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। वो बोली, लक्ष्मणपुर की तरफ आना हुआ तो मुझे जरूर मिलना। मैं तो 1 माह में इंसानी शक्ल में बदलकर वापस घर चली जाऊंगी। भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। और वो अंधेरे में खेतों की तरफ रेंगती हुई मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने कुछ फासले पर खड़े ट्रक का जायजा लिया। इस वक्त 2 आदमी ट्रक के आगे की जानब खड़े बातें कर रहे थे। ट्रक के पीछे कोई नहीं था। मौका अच्छा था। मैंने तेजी से ट्रक की तरफ रेंगना शुरू कर दिया और इसके पहिए पर चढ़ गया। वहां से उछलकर ट्रक की बाडी से चिमट गया और रेंगकर ट्रक के अंदर बोरियों के दरमियान छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रक भोपाल की तरफ रवाना हो गया। दुर्गा नागन के खास अमल से मेरी खोई हुई तवानाई वापस आ चुकी थी।